नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे साथ पॉडकास्ट विद सुजल वर्मा में। इन दिनों कोटद्वार सहित पूरे उत्तराखंड के अंदर इस बात की चर्चा है कि साहब ये यूसीसी क्या है। कुछ लोगों को पता है और बहुत से लोगों को नहीं पता। और 27 जनवरी 2025 इतिहास के पन्नों में लिखा गया, क्योंकि पूरे उत्तराखंड के अंदर अब यूसीसी लागू हो चुका है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि समान नागरिक संहिता। और लोगों के बीच काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, बड़ा कंफ्यूजन है। आखिरकार क्या बदलाव अब हो चुके हैं पूरे प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, क्या करना है क्या नहीं करना, और बहुत सारे विषयों पर कंफ्यूजन है। और उन्हीं सारे सवालों को लेकर आज आपके सामने बारीकी से रखेंगे, उन पर बात करेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ इस खास पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं एडवोकेट अमित सजवान जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस खास पॉडकास्ट में। सर, शुरुआत करेंगे एक ऐसे सवाल के साथ। जब बच्चा स्कूल जाता है तो सबसे पहले उसको टीचर ABCD सिखाती है, ना कि सेंटेंस बनाना। तो सर, यूसीसी क्या है जिसको लेकर आज पूरे प्रदेश भर में चर्चा है? देखिए, जब हमारा संविधान बना था तो हमारे संविधान निर्माताओं की ये सोच थी कि हमारे देश में जो लोग निवास करते हैं वो किसी भी धर्म को मानने वाले हों, उनके जितने भी कानून होंगे वो समान होंगे, चाहे उनके ऊपर फौजदारी के कानून हो या उनके जो दीवानी के कानून हो या उनके जो व्यक्तिगत कानून हो जी। तो व्यक्तिगत कानूनों में जैसे शादी ब्याह का कानून हो गया, आपका उत्तराधिकार का कानून हो गया, गोद लेने का कानून हो गया या गार्जियनशिप का कानून हो गया। तो उनका ये कहना था कि सारे कानून एक देश में सभी निवासियों पर एक होने चाहिए। तो ये सोच थी, इसी कारण उन्होंने संविधान में भी इसकी व्यवस्था की। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि राजनीतिक कारणों से यूसीसी लागू नहीं हो पाया। और हमारा सौभाग्य है कि हम उत्तराखंड से एक पहली बार ऐसी शुरुआत होने जा रही है, हो चुकी है, और यहाँ 27 जनवरी से यूसीसी लागू हो गया है। तो उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन चुका है जिस राज्य ने यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपना लिया है। तो क्योंकि ये नया मुद्दा नहीं है, बहुत पहले से इसकी कोशिश करी जा रही थी, और राजनीतिक कारण होंगे कि ये अब तक किसी राज्य में नहीं हुआ। गोवा पहला राज्य है, वो पोर्टुगीज वाले सिविल कोड को अभी भी अपना बरकरार करके चल रहा है। तो सर, सवाल ये है कि अब क्योंकि क्रिमिनल लॉ सबके लिए एक है, आप मर्डर करें, आप चोरी करें, आप पे एक कानून लगेगा। लेकिन बात सिविल लॉज की आती है, जब शादी ब्याह करना, अडॉप्शन, सक्सेशन की बात आती है, तो सब अपने अपने धर्म के हिसाब से चलते हैं, जो पर्सनल सबके लॉज हैं। लेकिन ये यूसीसी आने के बाद इसके अंडर कौन कौन से लोग आएंगे, इसके अम्ब्रेला जो परव्यू है इसके अंडर कौन कौन है, किस पर ये लागू होगा, किस पर लगेगा और किस पर नहीं लगेगा? देखिए, अपने जो उत्तराखंड राज्य में रहने वाले जितने भी निवासी हैं, इन सब पर ये यूसीसी लागू होगा। और केवल यहाँ पर जो जनजाति क्षेत्र के जो निवासी हैं या जनजाति के जो निवासी हैं, तो उन पर ये लागू नहीं होगा। अच्छा, एसटी जो कैटेगरी है उत्तराखंड के अंदर, उन लोगों पर यूसीसी लागू नहीं होगा, बाकी सभी पर लागू होगा। जी। और जैसे लोग सर जो उत्तराखंड से बाहर हैं, दिल्ली के लोग हैं और राज्य के लोग हैं, जो यहाँ आकर बस चुके हैं, काम करने के लिए रुके हैं, उन पर भी ये लागू होगा? उनके लिए एक समय निर्धारित किया गया है कि वो अगर उनको यहाँ रहते हुए इतना 6 महीने या 1 साल की अवधि हो गई तो अवधि पूरी हो गई, तो उन पर जो है ये यूसीसी लागू होगा। उत्तराखंड के अंदर लगभग सब पे ही लागू हो गया। इसके अलावा कुछ व्यवस्थाएं इसकी ऐसी हैं कि मान लिया विवाह हुआ 2 पक्षों के बीच में, और कहीं भी यदि वो होता है, उसमें से एक पक्ष उत्तराखंड का रहने वाला है जी, तो वहाँ पर भी जो है वो चाहे तो यूसीसी के अंतर्गत अपने विवाह का पंजीकरण करवा सकते हैं, विवाह विच्छेद का पंजीकरण करवा सकते हैं। तो ये व्यवस्था उसमें दी गई है। जी। अब क्या क्या बदलाव आए हैं, ये महत्वपूर्ण है बात करना, क्योंकि लोगों में बड़ा संशय भी बना हुआ है और लोग इच्छुक भी हैं कि आखिरकार ये है क्या जिसकी बातें चल रही हैं। तो एक एक करके सर मैं आऊँगा। सबसे पहले जो मेरे आगे लिखा है कि हम बात करेंगे कि मैरिज की बात करें, शादी ब्याह की, तो अब क्या अंतर आ जाएगा उत्तराखंड के अंदर? देखिए, हाँ, उत्तराखंड में यहाँ पर जो बहुसंख्यक समुदाय है वो हिंदू है। तो जो हिंदुओं के लिए BR अम्बेडकर साहब ने जो है 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम बनाया था, उसमें जो व्यवस्था दी गई है लगभग वही व्यवस्था एक तरीके से मैं कहूँगा कि कॉपी पेस्ट कर दिया गया है यूसीसी में। तो वही व्यवस्था अब सभी धर्मों के लिए लागू होगी।
जो ईसाई धर्म को मानने वाले लोग हैं जी उनके लिए पहले ऐसा था कि लगभग उनके यहाँ इसी तरीके की व्यवस्था थी, लेकिन उनके यहाँ तलाक का जो तरीका था वो दूसरा था। तो लेकिन बाद में संशोधन, वहाँ ऐसा होता था कि तलाक लेने के लिए एडल्ट्री जो है वो ज़रूरी होती थी, लेकिन बाद में उसे संशोधन से वो हटा दिया गया। तो जी उनके लिए भी कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल हाँ मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनके लिए थोड़ा परिवर्तन हुआ है। अब उनके लिए विवाह विच्छेद जो भी उनका जो होगा वो यूसीसी के अंतर्गत होगा। अच्छा। और जिस तरीके से सर ये सामने बातें निकल कर आ रही हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है जी, इसके लिए, जी। और कोई तिथि भी जो तय करी गई है 2010 से पहले की जो जी। हैं, तो इसको थोड़ा सा अगर क्लियर करें सर, किन लोगों को करना है जी, जी। रजिस्ट्रेशन और किसको नहीं। इसमें 3 कैटेगरियां बनाई हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। देखिए, विवाह के लिए तो उत्तराखंड में 2010 में आ गया था कि जो जितने भी विवाह हैं उनका अनिवार्य पंजीकरण होगा। जी तो उसके लिए एक अधिनियम आ गया था 26 मार्च 2010 को। तो 26 मार्च 2010 के बाद चाहे कोई किसी भी धर्म का मानने वाला है, उसे उत्तराखंड में अपने विवाह का पंजीकरण करवाना आवश्यक था। अच्छा। तो यहाँ पर 3 कैटेगरी बनाई है इन्होंने। एक तो वो लोग जिनका विवाह 26 मार्च 2010 से पहले है, जी एक उनका जिनका 26 मार्च 2010 से 26 जनवरी 2025 तक जिनका विवाह हुआ है, और एक जब यूसीसी लागू हो गया है उसके बाद जिनका विवाह हुआ है, जी तो उनके विवाह के पंजीकरण की 3 व्यवस्थाएं बनाई हैं। जी तो इसमें जिनको आवश्यकता पड़ती है, कभी कभी ऐसा होता है विदेश जाना है, वीज़ा लगवाना है, ये लगवाना है, तो जिनका विवाह 2010 से पहले हुआ है तो वो लोग भी इसके अंतर्गत, उनके पंजीकरण की एक अलग व्यवस्था है, उस तरीके से व्यवस्था करवा सकते हैं। और जिन्होंने 26 मार्च 2010 से और ये 26 जनवरी 2025 के बीच में जी जिन्होंने पंजीकरण नहीं करवाया है, तो उनको अपने विवाह का इस अधिनियम के लागू होने के 60 दिन के अंदर अपना पंजीकरण करवाना उनके लिए कंपलसरी है, नहीं तो उनको फाइन पड़ेगा। तो 27 मार्च से पहले हाँ। और जिन्होंने उस दौरान जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था, तो उनको जो है रजिस्ट्रेशन करवाने की तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनमें से कोई भी एक पक्षकार इस एक्ट के अंतर्गत एक एक्नॉलेजमेंट प्राप्त करेगा, एक बताएगा सरकार को कि हमारा इस तरीके से विवाह हुआ था और ये मेरा पंजीकरण सर्टिफिकेट पुराना है, तो उसको एक एक्नॉलेजमेंट ये लेना पड़ेगा। 2010 की जो तिथि है ये तय करी है सर, लेकिन जो 2010 से पहले के लोग हैं उन मैरिजेस का क्या होगा जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं है? नहीं, ऐसा होता है ना कि उनको रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा। हाँ, कोई ऐसा उनके लिए बाध्यकारी नहीं है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि किसी मामलों में विशेष रूप से ये देखा जाता है कि विदेश अगर किसी को जाना है, वीज़ा लेना है विदेश का, तो वहाँ पर विदेश के जो उनकी जो एम्बेसी है वो लोग फिर मैरिज रजिस्ट्रेशन मांगते हैं, तो तब उन्हें मैरिज का रजिस्ट्रेशन, वो सर्टेन कंडीशंस में ज़रूरत पड़ जाती है, वो आपके लिए फ़ायदा है कि आपका रजिस्ट्रेशन है कि नहीं है मैरिज हाँ, करवा सकते हैं। इन परिस्थितियों में जिनका विवाह 2010 से पूर्व हुआ है तो उनको वीज़ा वगैरह लेने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है, तो तब वो अपना रजिस्ट्रेशन एक निर्धारित प्रारूप के अंतर्गत वो भी करवा सकते से हैं। पहले वालों के लिए कंपलसरी नहीं है जी। उनको वो करवाता भी आदमी तभी है जब उसे आवश्यकता होगी, नहीं तो उसे करवाने की आवश्यकता। लेकिन 2010 के बाद वाले उनके लिए कंपलसरी है कि आपको रजिस्ट्रेशन 60 दिनों के अंदर करवाना है पड़ेगा, और जिन्होंने करवाया है उनको फिर से एक्नॉलेजमेंट लेना है। अच्छा, वो वेरिफिकेशन होगा उनका। हाँ, एक तरीके से वेरिफिकेशन कहें या जी एक्नॉलेजमेंट। और जो नहीं कराता है उसके लिए क्या प्रावधान है? उसके लिए दंड का प्राविधान है, फिर उसमें फाइन पड़ेगा उसे। अच्छा, हाँ, उसको फाइन पड़ेगा, शायद कितने शुल्क का, कितना? 10,000 रुपया। 10,000 रुपया लगेगा अगर आप अपना मैरिज रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं उत्तराखंड के अंदर। तो मैरिज की हमने बात करी, तो इसमें कुछ खासा बदलाव है पहले से लेकर अब जब यूसीसी आ गया है? कुछ बड़ा बदलाव नहीं, कोई ऐसा बदलाव ऐसा कोई खास नहीं है। वो जो जिस धर्म का पालन करता है उस धर्म के अंतर्गत उस रीति से, उस पद्धति से अपना विवाह कर सकता है। रजिस्ट्रेशन पहले भी होते थे और अब भी होते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए व्यवस्थाएं पहले से ही थी जी, क्योंकि ये तो अनिवार्य विवाह पंजीकरण की जो व्यवस्था है 2010 से आई है, लेकिन उससे पहले भी लोगों को यदि विदेश वगैरह जाना पड़ता था तो जरूरत उसकी पड़ती थी, तो तब भी पड़ती थी। तो तब जो संबंधित रजिस्ट्रार है, जहाँ जिनके यहाँ ये जमीन की खरीद फरोख्त की रजिस्ट्री होती है, तो ये इसके साथ साथ हिंदू मैरिज रजिस्ट्रार भी इनको कहते थे, तो वहाँ पर मैरिज का रजिस्ट्रेशन वहाँ हो जाता था जी। तो पहले भी व्यवस्था थी, अब भी व्यवस्था है, तो कोई ऐसा खास परिवर्तन नहीं हुआ। पहले ऑप्शनल था, अब कंपलसरी हो चुका है। हो गया।
कि आप रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। और अब ठीक भी है, पता भी होना चाहिए, क्योंकि हिंदू में तो केवल मंत्र पढ़े, 7 फेरे लिए और कहीं कोई सिग्नेचर वगैरह नहीं थे, इसको एक अनुष्ठान के रूप में मानते थे। लेकिन अब जो है समय आगे बढ़ चुका है, विवाद बढ़ने लगे हैं, तो ऐसे में यह आवश्यक था कि मैरिज का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो मैरिज का रजिस्ट्रेशन 60 दिनों के अंदर उत्तराखंड के अंदर आप करा सकते हैं। 27 जनवरी के बाद अब करवाना जरूरी है जी। और अब बात करेंगे सर, मैरिज के बाद आते हैं जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी है और कहीं ना कहीं इसको लेकर समर्थन में आज के युवा हो सकते हैं, लेकिन अगर हम बड़ी पीढ़ी की बात करें तो वो खासा इसको देखकर खुश नहीं है, और वो विषय है लिव इन रिलेशनशिप का। इसके यूसीसी आने के बाद लिव इन रिलेशन को किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं सर, क्या बदलाव आ जाएंगे? देखिए, विषय बड़ा गंभीर है। यूसीसी की जो कमेटी है उसका ये दावा था कि उसने इस कानून को बनाने के लिए पूरे उत्तराखंड में से उसको 2,33,000 सुझाव मिले और 80 से ज़्यादा बैठकों के माध्यम से उन्होंने 10,000 से ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन किया। लेकिन उन्होंने आज तक यह नहीं बताया कि ये जो सुझाव मिले और जितने लोगों से उन्होंने इंटरेक्शन किया उसमें से कितने लोगों ने उनको लिव इन रिलेशनशिप के पंजीकरण की व्यवस्था करने के लिए कहा। तो ये उनको स्पष्ट करना चाहिए था, ये उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। दूसरा ये है सुजल कि आप सबके पास आज मोबाइल है, बिल्कुल, और मोबाइल फ़ोन से यदि आप गूगल में सर्च करेंगे, आप ये उसमें देखिए कि दुनिया के किसी देश में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों का पंजीकरण होता है, तो आप पाएंगे कि दुनिया में कहीं भी इसका पंजीकरण नहीं होता है जी। और केवल यूके में, यूनाइटेड किंगडम जिसे हम इंग्लैंड कहते हैं जी, वहाँ पर जो लिव इन रिलेशनशिप में जो जोड़े रहते हैं वो अपनी शर्तों का पंजीकरण करवा सकते हैं कि भाई अगर हम रहेंगे साथ में तो कपड़े कौन धोएगा, बर्तन कौन धोएगा, खाना कौन पकाएगा, बच्चे होंगे तो उसका खर्चा कौन उठाएगा। एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट का एग्रीमेंट वो होता है वहाँ पर। ये ब्रिटेन की बात है, लेकिन वो भी लिव इन का पंजीकरण नहीं होता वहाँ पर जी। केवल टर्म्स कंडीशन का पंजीकरण होता है वहाँ पर जी। तो वहाँ भी नहीं होता है, क्योंकि दुनिया के किसी भी धर्म में लिव इन रिलेशनशिप में रहने की व्यवस्था ही नहीं है, तो इसलिए दुनिया के किसी भी देश में इसके पंजीकरण की कोई व्यवस्था ही नहीं बनाई, किसी धर्म में इसको उचित ठहराया गया है। हाँ, उचित भी नहीं ठहराया। तो ये तो बड़े शर्म की बात है कि हमारा उत्तराखंड, जिसे हम देवभूमि उत्तराखंड बोलते हैं, वहाँ से एक नई शुरुआत होने जा रही है कि लिव इन रिलेशनशिप में जो जोड़े रह रहे हैं उनके पंजीकरण की व्यवस्था। और देखिए, ऐसा होता है कि उनके पंजीकरण के माध्यम से यदि आप उन्हें प्रमाण पत्र देंगे तो आप एक तरीके से उन्हें सरकारी प्रमाण पत्र, सरकारी मान्यता का प्रमाण पत्र दे रहे हैं। और ये जो सरकारी मान्यता होती है ना, धीरे धीरे सामाजिक मान्यता भी इसको मिल जाती है और उससे जो है हमारा पूरा समाज जो है प्रदूषित हो जाएगा। तो ये व्यवस्था तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ से दो पर्सपेक्टिव हैं इसको, जिसको लेकर बातें हो रही हैं कि लिव इन आपने एक तरीके से ये कर दिया है कि आपको इसको एक तरीके से आपने अपनी सुरक्षा प्रदान कर दी है कि आप रजिस्ट्रेशन कराइए लीगली, अब आपको कोई छेड़ नहीं सकता है सर, राइट? देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय के पहले भी अनेक निर्णय आ चुके हैं और उन्होंने कहा है कि यदि कोई वयस्क लड़का लड़की साथ में रह रहे हैं जी, तो साथ में रह सकते हैं, उस पर कोई ऐसा दबाव नहीं है। तो यदि कोई अनैतिक तरीके से रह रहा है जी, तो उसको तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन ही है, तो रह सकते ही हैं। लेकिन देखिए, कानून अपनी जगह, सामाजिक मान्यताएं अपनी जगह हैं। तो हमारा जो समाज है, देखिए, हम भारत के लोग अपने आप को विश्वगुरु मानते हैं और हमने पूरे विश्व को जो विवाह का कंसेप्ट है ना, ये भारत ने दिया। ये जो हमारे युवा आज वैलेंटाइन मना रहे हैं, ये वैलेंटाइन ने क्या किया विदेश में? इसने यूरोप में जाके वहां लोगों का विवाह तो कराया, जो लोग आपस में रहते थे। नहीं तो वो जानवरों की तरह जोड़ा बना के रहते थे। तो उसने कहा भी ऐसे मत रहो जोड़ा बना के, आपके बीच में एक विवाह होना चाहिए, और उसने उनका विवाह कराया। और जो वहां का रूढ़िवादी समाज था उसने कहा ये तू क्या कर रहा है, ये विवाह क्यों करवा रहे हो? इस कारण जो है उसे फांसी दे दी गई। बिल्कुल। तो वो उसका कंसेप्ट भी ये था कि जो भी रहे विवाह करके रहे। और हमने पूरे विश्व को विवाह का कंसेप्ट दिया है। और हमारी जो देवभूमि है, जहाँ पर हम आज त्रिजुगी नारायण में कहते हैं कि यहाँ पर भगवान शंकर जो आदि देव हैं, आदि पुरुष हैं, उनका जो है यहाँ पर विवाह हुआ था। और
उस देवभूमि से हम ये संदेश देके जा रहे हैं कि अब आप लिव इन में रहिए, लिव इन रिलेशनशिप में, और आपका जो है यहाँ से पंजीकरण मैं होगा। यही कह रहा हूँ सर, क्योंकि ये पर्सपेक्टिव क्या बोलते हैं कि एक विरोधाभास भी है कि हमारा कल्चर ऐसा नहीं कहता, हमारी संस्कृति ऐसा नहीं कहती, हमारा धर्म ऐसा नहीं कहता, लेकिन उत्तराखंड के अंदर खास तौर पर जब हम इसके परिप्रेक्ष्य में बात करें तो लिव इन को आप प्रमोट कर रहे हैं, एक तरीके से ऐसा लग रहा है। बिल्कुल लग रहा है, कह रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है ना कि देखिए, विवाह के लिए लड़के की आयु है भारत में 21 वर्ष, लड़की की आयु है 18 वर्ष जी। और हमारे जो मोदी जी हैं उन्होंने 2020 में स्वतंत्रता दिवस के दिन 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से ये भाषण दिया था कि हम लड़कियों के विवाह की उम्र को 21 वर्ष करेंगे, और इसके लिए वो संसद में विधेयक लेकर के भी आए, जिसको उन्होंने परवर समिति को भेज दिया। हिमाचल प्रदेश जो हमारा पड़ोसी राज्य है, उन्होंने इसी 2024 के मानसून सत्र में लड़की के विवाह की न्यूनतम आयु को 21 वर्ष कर दिया है जी। लेकिन हमारे यहाँ लड़का हो या लड़की हो, वो 18 साल में लिव इन में रह सकते हैं जी। तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। और देखिए, कानून बनाने के लिए आपने क्या किया, यूसीसी बनाने के लिए आपने हमारे जो व्यक्तिगत कानून है ना, पर्सनल लॉ, जो हमारे धर्माचार्यों ने जिसको बनाया है उसको छेड़ा है जी। तो कम से कम आपकी कमेटी में हर धर्म का कोई विशेषज्ञ तो होना चाहिए था। बिल्कुल। आपने एक मिसाइल बनानी है जी। तो मिसाइल बनाने के लिए आपने एक कमेटी बनाई, उसमें 2 तो आपने मिसाइल मैन रख दिए जी। और आपने एक दर्जी रख दिया, एक मोची रख दिया, एक बाल काटने वाले रख दिए, एक अध्यापक रख दिए, एक पंडित जी रख दिए, तो क्या मिसाइल बन जाएगी? जी। तो इसी प्रकार से यदि आप यूसीसी पे एक आप हमारे पर्सनल लॉ जो हमारे धर्म के हिसाब से जिसका जो समाज पालन करता है उसके हिसाब से आप कानून बनाने जा रहे हैं, तो आपको कम से कम उसमें उनके धर्माचार्य तो रखने चाहिए थे, उनसे तो पूछना चाहिए था कि भाई हम इसकी व्यवस्था करें या ना करें। बिल्कुल। जो जब से देश आज़ाद हुआ है उससे पहले भी हम बात करें, जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी तब भी अगर जो सिविल लॉज की बात करें, पर्सनल लॉज की, तो उनमें धर्म गुरुओं का, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या कोई भी और संप्रदाय हो जी, तो उनका पक्ष रखने के लिए कोई व्यक्ति जरूर होना चाहिए था कमेटी में। ये एक बड़ा पॉइंट है। देखिए, ये जो व्यक्तिगत कानून होते हैं ना, ये धर्म के हिसाब से ही होते हैं। हमारी धर्म में, हिंदू धर्म में क्या व्यवस्था है, उस व्यवस्था के हिसाब से हमारे कानून बने हैं। मुस्लिम धर्म में जो व्यवस्था है उसके लिए मुस्लिम धर्म के कानून बने हैं। ईसाई धर्म में जो व्यवस्था है उसके हिसाब से ईसाई धर्म का कानून बना है। अब आपने इसको यूनिफाइड किया जी। आपने एक यूनिफाइड करके, एक यूसीसी करके आपने एक ऐसा कानून बनाया जिसमें सभी धर्मों का आपने समावेश करना था जी। तो आपने न तो आपकी कमेटी में न तो कोई हिंदू धर्मगुरु था, न कोई मुस्लिम धर्मगुरु था, न ईसाई धर्मगुरु था। केवल उसमें 2 कानूनी विशेषज्ञ थे, एक माननीय उच्चतम न्यायालय की जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं श्रीमती रंजना देसाई, और एक जस्टिस कोहली जो सिक्किम उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश थे जी। बाकी तो ऐसे ही लोग थे जिनको कानून की जानकारी नहीं थी और ना ही वो धर्माचार्य थे। और उसमें से अधिकांश की पृष्ठभूमि एक मेरे ख्याल से सुरेखा डंगवाल जी जो इसमें वीसी थी, इनको छोड़ के बाकी की पृष्ठभूमि भी उत्तराखंड से नहीं थी, और अन्य जो लोग हैं जी। ये भी बड़ा सवाल हो जाता है। ये भी बड़ा सवाल है जी। लेकिन मैं पहला पर्सपेक्टिव मैंने रखा आपके सामने कि इसको एक इलीगली प्रोटेक्शन मिल गई, इलीगली। लेकिन साथ ही दूसरी बात करें कि कह रहे हैं कि कल्चर से एकदम विपरीत है। हाँ जी, बिल्कुल, ये हमारे कल्चर के विपरीत नहीं है, क्योंकि हमारे किसी भी धर्म में व्यवस्था नहीं है। देखिए, अगर किसी धर्म में व्यवस्था होती तो जो मुस्लिम धर्म के आधार पर बहुत से राष्ट्र यहाँ हैं, ईसाई धर्म के आधार पर बहुत से राष्ट्र पूरे दुनिया में हैं, या कुछ धर्मनिरपेक्ष भी हैं, तो कहीं ना कहीं तो पूरी दुनिया में ये व्यवस्था होती है। लेकिन जैसे आज का युग है, 21वीं शताब्दी है, आजकल लोग रह रहे हैं, मॉडर्न जमाना है साहब जी, तो उस हिसाब से, उस परिप्रेक्ष्य से सही है। देखिए सुजल, अब ऐसा है ना कि बहुत सी चीज़ें अनैतिक होती हैं। सबको पता है किसी शहर में जो रेड लाइट जोन होता है, सबको पता है कि वहाँ पर एक गलत काम होता है। सबको पता है कि जुआ कहाँ खेला जाता है, वेश्यावृत्ति कहाँ होती है। बिल्कुल। और समाज में जो इस कृत्य को करते हैं, जाने वाले जाते हैं और ऐसी जगह ढूंढ लेते हैं। तो क्या इसको लीगली कर देना चाहिए कि भाई ये लोग यहाँ पर ये रेड जोन, रेड लाइट एरिया है, इसको जो है हम उनको लाइसेंस दे देते हैं, आप जो है यहाँ पर इस तरीके का धंधा करें, या अनएथिकल हो गया? जो अनैतिक है तो अनैतिक है जी। तो उसको आप एक कानूनी फ्रेम में जो है लीगलाइज नहीं करना चाहिए, मेरा ये विचार है जी। अब सर, हमने मैरिज की बात करी, लिव इन रिलेशनशिप की बात करी, अब आते हैं हम बात सर प्रॉपर्टी पे राइट की, संपत्ति के अधिकार।
क्या कुछ अब नया बदलाव हो गया है यूसीसी के आने के बाद से उत्तराखंड के अंदर? देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा था आपसे कि जो इसमें मैरिज एंड डाइवोर्स के जो रूल्स हैं वो उन्होंने लगभग जो हिंदू मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट है लगभग उसको कॉपी पेस्ट कर दिया। और यहाँ पर भी इन्होंने जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है और जो इंडियन सक्सेशन एक्ट है लगभग उसको कॉपी पेस्ट कर दिया। सिर्फ इसमें ये किया कि जो पहले मान लिया किसी के बच्चे की मृत्यु हो गई तो उसके जो संपत्ति पे अधिकार था वो माता को या उसकी विडो को या बच्चों को उनको मिलता था। यहाँ पर उन्होंने, और जो पिता है वो क्लास 2 का लीगल हेयर होता था, LR होता था। तो यहाँ पर जो है पिता को उन्होंने क्लास 1 में राइट दे दिया, माता डैश पिता ये कर दिया। तो यानी अब किसी के बच्चे की मृत्यु होती है और उसकी संपत्ति पे माता के साथ साथ पिता भी जो है एक अंश का अधिकार पिता का भी होगा जी। तो ये उन्होंने किया है लगभग बाकी वही व्यवस्था है उसमें। तो कोई नया ऐसा परिवर्तन उन्होंने नहीं किया है। हाँ, इतना कर दिया है कि अब आप अपनी वसीयत वगैरह बनाने के लिए आप एक ऑनलाइन व्यवस्था कर दी है, आप उसके माध्यम से जो है ऑनलाइन व्यवस्था कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और करिए कि आप अपने उत्तराधिकारियों का डिक्लेरेशन कर सकते हैं ऑनलाइन। एक यहाँ पर डिक्लेरेशन कर देंगे। लेकिन कई बार देखिए हमारे देखने में भी ऐसा आया है कि कई बार मान लिया किसी पिता की 4-5 संतानें हैं या 2-3 संतानें, किसी से वो नाराज हो गया जी, और ऑनलाइन डिक्लेरेशन में उसने किसी अपने बच्चे का नाम ही नहीं लिया। उसने कहा जी मेरे तो बच्चे राम श्याम है जी, और 2-3 बच्चे और हैं, उनका उसने नाम ही नहीं लिया जी। तो क्या वो डिक्लेरेशन, केवल ये उसका वीडियो भी बनता है, उसमें वीडियो के माध्यम से भी वो डिक्लेरेशन कर सकता है। तो क्या केवल इसके कारण वो वैध या अवैध माना जाएगा, ये आगे का विषय है जी। तो देखिए वो तो जो इसमें छूट जाएगा वो तो ऑन डॉक्यूमेंट प्रूफ करेगा कि मेरे पिताजी ये हैं या मेरे ये हैं। तो इसमें इन्होंने एक व्यवस्था ये करी कि आप ऑनलाइन अपने जो उत्तरजीवी हैं उनका डिक्लेरेशन कर सकते हैं, बिल्कुल, और अपनी जो है वसीयत को ऑनलाइन इसमें जो है बना सकते हैं। लेकिन वसीयत बनाने की देखिए बहुत सी पेचीदगियाँ ऐसी होती हैं कि आपको कानूनी विशेषज्ञ की राय लेनी पड़ती है। तो इसमें उन्होंने एक कानूनी विशेषज्ञ का जो कॉलम है वो छोड़ दिया, आदमी खुद भी बना सकता है। तो मेरे को लगता है कि इससे जो है भविष्य में पेचीदगियाँ आ सकती हैं जी। लेकिन साथ ही ये भी कहा गया है कि ये आधी आबादी का पूरा अधिकार है साहब, कि जो महिलाएं हैं अब वो पुरुषों के बगल में उनके साथ ही साथ स्टैंड कर पाएंगी। तो कितना ये बेनिफिशियल है विमेन के पर्सपेक्टिव से, यूसीसी आने के बाद कितना फायदा करेगा उनको? नहीं, मेरे को तो ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि महिलाओं को तो पहले ही अधिकार मिल चुका है। 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में जो पुत्री है उसको राइट मिल गया था। पहले पुत्री को अधिकार नहीं मिलता था जी। और उस समय ये माना जाता था कि जैसे पुत्री का विवाह हो जाता है, वो दूसरे घर में जाती है तो उसको वहाँ बहू के रूप में अधिकार मिल जाता था। तो यहाँ पर अधिकार तो 2005 से चल रहा है जी। अब यह पुराने शरबत को नए ग्लास में पिला, हाँ नए उसमें पैकिंग में जो है पेश कर दिया है। बाकी कोई ऐसा परिवर्तन विशेष नहीं हुआ है। अच्छा, हाँ। लेकिन बातें बहुत जोरदार हो रही है। हाँ, वो जोरदार तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं भाई जी, है ना। तो वो तो बताना भी चाहिए कि हमने ये कर दिया है, क्योंकि बहुत सी लड़कियों को इसकी जानकारी भी नहीं होती है। तो इस कानून के माध्यम से उनको पता चल रहा है कि उनका भी जो है अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार होता है। लेकिन ये जरूर पता होना चाहिए कि ये जो संपत्ति होती है ये संपत्ति वो होती है कृषि भूमि को छोड़ करके। अच्छा, कृषि भूमि पे UPZ एक्ट लागू होता है जो एग्रीकल्चर लैंड होती है। तो एग्रीकल्चर लैंड को छोड़ करके अन्य जो प्रॉपर्टी है उसमें लड़की को, पुत्री को अधिकार मिला। मतलब पिता का अगर कोई घर भी है तो उसमें घर है, संपत्ति है, नगदी है, शेयर हैं, किसी भी तरीके की, कहीं कंपनी का मालिक है, स्टॉक्स हैं, कुछ भी हैं, उन सब में पुत्री की शादी हो गई हो हाँ तो भी उसका कानूनी एक तरीके से अधिकार बनता है। अधिकार बनता है। वो 2005 पहले भी बनता था और आज भी बनता है, खासा कोई अंतर है नहीं इसमें। जी। अब सर ये सवाल है आपसे मेरा अमित जी की जो ये यूसीसी का प्रावधान है, अनुच्छेद 44 इसको कहता है कि पूरे देश भर में स्टेट ये प्रयास करेगा कि यूसीसी हो थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द कंट्री। लेकिन अब ये कॉन्करेंट लिस्ट में 7वें शेड्यूल में कि इस पर आपका जो
राज्य सरकार है वो भी कानून बना सकती है, और चाहे वो देश की सरकार हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो भी सरकार बना सकती है। तो उत्तराखंड तो पहला ऐसा राज्य बन ही चुका है जिसने यूसीसी अपना लिया। लेकिन क्या समय के साथ साथ अब हो सकता है कि और राज्य भी इसे अपनाएं? गुजरात में कमेटी बन चुकी है और कई राज्यों में इसके लिए सोच विचार किया जा रहा है। तो क्या 28 के 28 राज्यों में अगर यूसीसी हो जाएगा, और एक स्थिति तब पैदा होती है जब एक समय के बाद जब ये एज अ नेशन, जब हम बात करें पूरे देश में यूसीसी लाना है, तो फिर वो कॉन्फ्लिक्टिंग जोन बन जाएगा कि सब राज्य का अपना अपना यूसीसी है, फिर नेशनल का अलग है। नहीं, ये संभव है कि ऐसा कुछ संभव ऐसा नहीं है। केंद्र सरकार भी चाहे तो बना सकती है और राज्य सरकार को भी अधिकार है कि वो बना सकती है। तो प्रिवेल किसका करेगा फिर? नहीं, जो स्टेट है उसका करेगा। राज्य सरकार अपने राज्य के लिए बना सकती है या केंद्र के कानून को अडॉप्ट भी कर सकती है जी, और अपनी सुविधा के लिए अपने अमेंडमेंट भी ला सकती है। तो बहुत से कानून बनते हैं जिनको केंद्र सरकार बनाती है और राज्य सरकार उसमें अपनी सुविधा के लिए फिर उसमें अमेंडमेंट कर देती है जी। तो इसमें कोई ऐसी कंट्राडिक्शन वाली बात नहीं है जी, क्योंकि जैसे कहते हैं कि अगर कॉन्करेंट लिस्ट का कोई सब्जेक्ट है तो उस पर अगर सेंटर लॉ बनाता है, स्टेट बनाता है, तो सेंटर का ही प्रिवेल करेगा। नहीं, उसको वो अडॉप्ट कर लेंगे। अच्छा, अडॉप्ट करके उसमें भाई उनको अपने राज्य के हिसाब से वो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं अमेंडमेंट। हाँ, अब मान लिया केंद्र ने बना दिया और उसने कह दिया कि जैसे यहाँ पर बहुविवाह है जी, तो बहुत जगह जो है बहुविवाह की कहीं व्यवस्था ही नहीं है, लेकिन कहीं रूढ़ी के हिसाब से किसी हिसाब से वहाँ बहुविवाह का प्रचलन है कहीं पर। उनकी रूढ़ी, उनकी प्रथा, या कोई जनजाति क्षेत्र ऐसा है कि वो 2-2 4-4 शादियाँ कर लेते हैं जी। और किसी राज्य में इस तरीके की जो ट्राइब्स में ही होता है विशेष रूप से ये वो रहती हैं, तो वहाँ पर फिर वो राज्य सरकार अपने हिसाब से उसमें संशोधन कर सकती है जी। फिर उनके जो सक्सेशन का जो नियम है, हर एक का अपना अपना नियम होता है अपने अपने हिसाब से, तो राज्य सरकार फिर अपने हिसाब से वो व्यवस्था वहाँ पर कर सकती है। जी। विवाह के अनुष्ठान है वो हर एक का अपना अलग अलग तरीका होता है, तो उसके लिए राज्य सरकार संबंधित उसी हिसाब से व्यवस्था करके अपने कानून में उतना संशोधन करके अपने राज्य में लागू कर सकती है। जी। अब ये भी सवाल निकल कर आता है कि सर ये 2024 में जब विधानसभा के चुनाव थे उत्तराखंड के अंदर, तो बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी था कि यूसीसी लेकर आएंगे, और 2019 की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी ये वचन है कि पूरे देश भर में हम यूसीसी लाने का प्रयास करेंगे। तो क्या सर जिस तरीके से अब तक हमारी बातचीत हुई, ये सामने निकल कर आया कि कोई खासा बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन बस एक बार नए ग्लास में उसको सर्व करा गया है और थोड़ा सा उस पर थोड़ा और प्रेशर देकर? देखिए, एक विधि का छात्र होने के नाते मेरी ये अपेक्षा थी कि जब आप यूसीसी बनाएंगे तो इसमें जो हमारे जितने भी पर्सनल लॉज हैं उन सब का समावेश होना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगा नहीं। और जिस हिसाब से ये यूसीसी का कानून बना है उस हिसाब से इसमें जो है केवल इन्होंने मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट उसको लिया है और इसमें केवल सक्सेशन एक्ट को लिया है। इसमें एडॉप्शन का एक्ट पूरा छोड़ दिया और इन्होंने जो है गार्जियनशिप का पूरा छोड़ दिया। अच्छा। हाँ, देखिए, जो मुस्लिम धर्म है और ईसाई धर्म है उसमें एडॉप्शन की व्यवस्था नहीं है जी। और वो कोई भी अगर मुस्लिम है, ईसाई है, उनके कोई दंपत्ति है, अगर उनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, या कोई जैसे हिंदू में ये है कि कोई सिंगल पेरेंट भी है, सिंगल भी है जी, तो वो भी जो है एक आयु का उसमें बंधन दिया है कि इतने उनके बीच में इतना डिफरेंस होना चाहिए, उसके बाद वो भी जो है किसी को गोद ले सकता है। जी। तो गोद लेने की व्यवस्था है, तो वो गोद लेने की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। और अपना उत्तराखंड राज्य ऐसा है, देखिए अपने उत्तराखंड में और विशेष रूप से जहाँ हम कोटद्वार की बात कर रहे हैं, तो अपने कोटद्वार में विश्व का सबसे पहला एडॉप्शन हुआ था। वो एडॉप्शन, जी हाँ जी, शकुंतला को एडॉप्ट किया था कण्व ऋषि ने जी, क्योंकि वो विश्वामित्र तो अपनी तपस्या में लीन थे, बिल्कुल, उन्होंने अपनी पत्नी मेनका को छोड़ दिया था जी, और मेनका को जाना था स्वर्ग में, तो वो अपनी बच्ची को छोड़ के चली गई थी, तो उसकी बच्ची को अडॉप्ट किया था कण्व ऋषि ने और ये दुनिया का पहला एडॉप्शन था। बिल्कुल। तो हम अपने उत्तराखंड के राज्य से अपने जो मुस्लिम धर्म और ईसाई धर्म के मानने वाले लोग हैं उनको हम एक उपहार के रूप में एडॉप्शन का राइट दे सकते थे इस एक्ट के माध्यम से जी, वो हमने इसमें एक्ट में शामिल नहीं किया है। इसके एज एन एडवोकेट आपको और क्या लगता है? जैसे ये पॉइंट आपने रखा है बेहद शानदार पॉइंट, और आप क्या मतलब
लॉ के फील्ड से हैं, तो आपको क्या लगता है सर, और चीज़ें क्या इंक्लूड इसमें की जा सकती थी? एक गार्जियनशिप का जो है, जी देखिए हिंदू और मुस्लिम के लिए तो गार्जियनशिप की व्यवस्था थी, लेकिन जो मुस्लिम महिला हैं वो जो है अपने बच्चे की भी नेचुरल गार्जियन नहीं हो सकती उनके पर्सनल लॉज के हिसाब से। जी तो आज के आधुनिक समय में जहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं हैं, तो मुस्लिम महिलाएं भी पढ़ी लिखी हैं, काम कर रही हैं, कदम से कदम मिला के आगे बढ़ रही हैं, तो उन्हें कम से कम अपने बच्चे का नेचुरल गार्जियन बनने का तो राइट मिलना चाहिए था एक्ट के हिसाब से। जी तो वो भी इसमें राइट नहीं दिया है, तो वो राइट मिलना चाहिए था यूसीसी के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि ये जो कमेटी है, इस कमेटी ने कहने को तो 1 साल से ज़्यादा समय लगाया इन्होंने पूरा कानून बनाने के लिए, और इतने सुझाव भी मिले इन्हें, तो मुझे नहीं लगता कि इन्होंने सभी जो पहलू हैं उन पे ध्यान दिया, और इन्होंने जो है एक आधा अधूरा यूसीसी बना करके पेश किया। अगर इस पे सर प्लस करके एक लाइन जोड़ना चाहूँ कि चुनावी वादा था उसको पूरा करने के लिए जल्दबाजी में यूसीसी लाया गया, तो सही रहेगी या पार्शली सही है? नहीं, देखिए ऐसा है कि सरकार की मंशा साफ थी जी कि सरकार चाहती थी कि शुरुआत से ही लाना चाहिए थी, और सरकार जो है एक्सपर्ट नहीं होती, तो सरकार ने एक्सपर्ट की राय ली। बिल्कुल सरकार ने एक भाई सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबा रख दी, एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज साहब रख दिए, और बाकी एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक वीसी साहब वो रख दिए, एक जो है उन्होंने एक अपने सेक्रेटरी बना दिए कमिश्नर लेवल के अफसर को, जी ठीक है, एक रिटायर्ड आईएएस भी रख दिए। तो उन्होंने कहा कि ये सब जो है ढूंढ ढांड करके बढ़िया सा कानून बना के लाएंगे। तो अब जो हमारे उन्होंने एक ड्राफ्ट बना के रख दिया, लेकिन हुआ क्या कि इस ड्राफ्ट पे सदन में चर्चा नहीं हुई, ये लाया गया और पास कर दिया गया सीधे। कम से कम एक ऐसा कानून आप लेकर के आ रहे हैं जिससे एक सामाजिक रचना जो है समाज की, उसकी दिशा तय होनी है, जिस कानून से, जिसके माध्यम से एक समाज की दिशा तय होती है, क्योंकि व्यक्तिगत कानून है ये, तो आप उसमें छेड़छाड़ कर रहे हैं, आप उसमें विवाह का जो मुद्दा है, विवाह विच्छेद का मुद्दा है, अन्य जो मुद्दे हैं, उत्तराधिकार का मुद्दा है, इन सब विषय पे आप छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो उस मुद्दे पे कम से कम सदन में चर्चा होनी चाहिए थी, उस पर सदन में चर्चा नहीं हुई। जी केंद्र सरकार लड़कियों की विवाह की आयु को सिर्फ 18 से 21 करना चाहती थी, और उसको करने के लिए वो कानून लेकर के आए, लेकिन फिर चर्चा के लिए उसने प्रवर समिति में भेज दिया कि लड़कियों की जो विवाह की न्यूनतम आयु 18 से 21 की जाए या ना की जाए। और आप जो है इतने बड़ी बड़ी चीज लेके आ गए, आप लिव इन में आपने 18 साल में सबको राइट दे दिया। छोटे छोटे बच्चों को जिनका 16-17 साल में, तो कहते हैं कि हार्मोनिकल चेंज होता है ना बच्चों का, उस समय एक दूसरे के विपरीत जो लिंग है, जो अपोजिट सेक्स है, उसके प्रति एक बहुत ज्यादा आकर्षण रहता है उस आयु में, 16, 17, 18 से कि आपने लिव इन में 18 के लिए महिला को, लड़की को इजाजत दे दी, लेकिन आपने वहीं पे मैरिज की बात करें तो शादी के लिए आपने 18 से 21 नहीं करी। हाँ, यूसीसी के तहत। तो आप उन बच्चों को तो आप एक बहुत गलत संदेश देने जा रहे हैं ना 18 साल में कि छोड़ो, माँ बाप नहीं मानेंगे, तुम लिव इन में रह लो यहाँ पर। जी, तो आप समाज को मतलब क्या यहाँ पर मतलब वेस्टर्न कंट्री की तरह वैसा बनाना चाह रहे हैं, तो हमारी जो सामाजिक रचना है वो पूरी जो है से भंग हो जाएगी। जी भाई आज की तारीख में हमारे मोहल्ले में सीधी सी बात यह है कि कोई भी अगर लिव इन वाला रहने के लिए आएगा आज से पहले, तो रह नहीं सकता था। अगर रहता भी था तो हम जाते सबसे पहले उसको मार पीट के भगाते कि भाई रहना है हमारे मोहल्ले में तो विवाह करके रहो, हम आपको ऐसे नहीं रहने देंगे। लेकिन अब उनके पास सरकार का सर्टिफिकेट रहेगा, आप मना नहीं कर सकते। अब मना नहीं कर सकते, अब वो मेरे द्वार पे आ सकते हैं। और अभी तक तो ये था कि मान लिया वो जबरदस्ती भी आ जाए तो हम मकान मालिक पे प्रेशर डाल सकते थे, नहीं इनको यहाँ पर मत रहने दो, इससे हमारे बच्चों पे गलत असर पड़ेगा। लेकिन अब नहीं कह सकते, अब उनके पास सरकार का सर्टिफिकेट आ गया है। जी। तो ये जो कमेटी है, इस कमेटी ने सही तरीके से चर्चा नहीं करी। और सुजल, एक सबसे बड़ी बात यह कि दुर्भाग्य की बात है कि अपने उत्तराखंड में विपक्ष बिल्कुल खत्म हो चुका है। एक विपक्ष बोलते हैं ना कि पक्ष और विपक्ष, तो कम से कम विपक्ष को तो ये बात रखनी चाहिए थी, उसको सदन में चर्चा करवानी चाहिए थी, इसको इस विषय पे या अपनी बात रखनी चाहिए थी। तो विपक्ष ने भी इस पे चर्चा नहीं करी, और मैं तो कहीं उनकी आवाज भी नहीं सुन रहा हूँ। इतना बड़ा कानून आ गया, तब से कब का इसका ड्राफ्ट आ गया सदन में, कब का ड्राफ्ट आकर के पास हो चुका है, नियमावली तो अब आई जी, और 27 जनवरी को तो अब लागू हुआ है। पिछले साल फरवरी में ही हो गई थी। हाँ, तब से लेके आज तक जो है विपक्ष चुप रहा इतने बड़े बदलाव के प्रति। तो ये भी बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इतना बड़ा विषय आ गया और उस पर हमारे उत्तराखंड के सदन पे एक
घंटे के अंदर सारा का सारा कानून पास हो गया। तो ये दुर्भाग्य का विषय है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि, जिनको हमने इतना बड़ा भार दिया है कि वो जाकर के हमारे हितों की रक्षा सदन में जाकर करेंगे, वो सब चुप हो गए और आज तक चुप हैं जी। तो मेरा, हाँ, जो आप कह रहे थे कि सरकार की मंशा तो साफ है जी, सरकार यूसीसी लाना चाहती थी और सरकार ने इसके लिए कमेटी भी बना दी, और कमेटी ने जब आपको ड्राफ्ट दिया तो मेरा ये कहना है कि उस ड्राफ्ट पे चर्चा नहीं हुई, उस ड्राफ्ट पे चर्चा होनी चाहिए थी। और दूसरा ये है कि उस कमेटी का ये कहना था कि हमने ये जो कानून है ये जनता की राय लेकर के बनाया है। तो जब आपने जनता की राय लेकर कानून बनाया तो कानून का ड्राफ्ट जनता की समीक्षा के लिए भी आपको रखना चाहिए था। ड्राफ्ट बना के आप रख देते कि भाई हमने ये कानून बना दिया है, और इस पर जनता का क्या फीडबैक है एक बार हम जान लें जी। तो ये या जनता द्वारा जो जनप्रतिनिधि चुने हुए हैं, विधानसभा में बैठे हैं, तो खुलकर उस पर कुछ समय चर्चा होनी चाहिए, दिया जाए विषय, कि विपक्ष भी अपनी पूरी बात रखे और कुछ दिनों तक तो वो कार्रवाई चले सदन की, जिससे खुलकर बात हो, बारीकी से खुल करके। जैसे मैं देखता हूँ ना, ये अपने चक्रोता के विधायक हैं मुन्ना सिंह चौहान जी, और कई विषय पर बड़ी अच्छी बात करते हैं, और सरकार के जो नजरिया होता है उसके विरोध में जाकर के भी बड़ी अच्छी तरीके से अपनी बातों को रखते हैं। तो ऐसे जो विद्वान जो जन हैं, उन सबसे भी हमारी अपेक्षा थी कि वो, हो सकता है कि अपने नजरिए से, हमारे समाज के नजरिए से इस विषय पर चर्चा करवाते, तो वो चर्चा इस पर नहीं हो पाई। ये दुर्भाग्य का विषय है जी। और खासकर अब क्या चैलेंजेस हो सकते हैं सर लोगों के सामने यूसीसी के आने के बाद? देखिए, चैलेंजेस तो हैं ही हमारे सामने, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो ये उत्तराखंड है, इसको हम देवभूमि बोलते हैं, और हमारे पास है क्या, हम आर्थिक रूप से तो इतने संपन्न नहीं है पूरे भारतवर्ष के अन्य राज्यों के मुकाबले, लेकिन हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ है, वो है हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, जिसके लिए हमारा उत्तराखंड राज्य माना जाता है। तो जब एक तरीके से यूसीसी के माध्यम से हमारी सभ्यता, संस्कृति पे आघात हो रहा है, तो यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम अपनी संस्कृति को कैसे बचाएं। इस पर समय तो लंबा हो गया, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है। देखिए, एक छोटा सा किस्सा है कि रावण ने जब सोने की लंका बनाई, तो वो उस समय के जो पत्रकार हैं नारद मुनि, उनको लेकर के गया कि भाई आके मेरी जो है, आप आकर के जरा यहाँ पर इसका देख के जाओ, और फिर इसका समाचार जो है पूरी दुनिया में जो है, पूरे ब्रह्मांड में दो। तो नारद मुनि ने उसकी पूरी सोने की लंका देखी, और सोने की लंका देख करके रावण ने कहा, अब तो ये नारद मुनि है, तो उस विश्व के सबसे पहले पत्रकार बोलते हैं, तो उनको बोला कि आपको मेरी सोने की लंका कैसी लगी? तो नारद मुनि ने बड़ी गंभीरता से कहा, उन्होंने कहा, रावण, तूने लंका तो सोने की बना दी, तेरी ये लंका लेकिन बहुत जल्दी नष्ट हो जाएगी। तो रावण बड़ा घबरा गया। रावण ने कहा, अभी क्यों, ये लंका आप ऐसी कैसी बात कर रहे हैं, मैंने सोने से पूरी लंका बनाई है, और आप कैसी बात कर रहे हैं कि ये लंका जल्दी नष्ट हो जाएगी? उसने कहा, तूने सोने की लंका तो बना दी, लेकिन अपने नागरिकों को तूने संस्कार नहीं दिए, इस कारण तेरी लंका नष्ट हो जाएगी। सबसे बड़ा बात, हाँ, तो वहाँ संस्कृति नहीं थी, संस्कार नहीं थे, और लंका नष्ट हो गई। तो हमारे सामने भी उत्तराखंड में तो हमारे सबसे बड़ी पहचान है, सबसे बड़ी पहचान है। और ये मुझे लगता है कि जो ये लिव इन रिलेशनशिप की व्यवस्था लेकर के आए हैं ना, इससे हमारी संस्कृति, सभ्यता नष्ट होने वाली है, अगर हमने इसे समय पर नहीं रोका। जी। तो आज हमने यूसीसी पर खुलकर बातचीत करी। हमारे साथ आज हमारे मेहमान एडवोकेट अमित सजवान जी थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। धन्यवाद सुजल जी, और आपने पूरी बात यहाँ पर रखने का अवसर दिया, इसके लिए आपका भी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।